हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे या नहीं करेंगे इसकी बात नहीं है। मैं आपको वो यूपीएससी से रिलेटेड सीरीज ये चला रहा हूं जो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि इसके क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा इसके बाहर के पॉइंट नहीं लेके आएगा। क्यों नहीं लेके आएगा? क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और ये सब सीरीज में करंट अफेयर बेस, अभी स्टैटिक बेस नहीं चला रहा हूँ, करंट अफेयर बेस चल रही है। हालांकि कुछ पॉइंट स्टैटिक्स बेस आ भी सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं वो सारे पॉइंट बताऊंगा जो यूपीएससी पूछता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप इन क्वेश्चनों को मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो इन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं लिखते रहें, ये ध्यान रखिएगा। और मैं इसलिए इस कंटेंट को लेकर आ रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं गरीबी के कारण, या किसी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या इतना पैसा कोचिंग्स का एफर्ट नहीं कर सकते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने वाला कंटेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं। आप उनके कंटेंट को उठाइएगा और यूपीएससी से मैच कर लीजिएगा। दोस्तों मैं वादा के साथ कह रहा हूँ उनका कोई भी कंटेंट से एक दो क्वेश्चन के अलावा कोई मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कंटेंट ही नहीं दे पा रहे हैं जो यूपीएससी मांग करता है। मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले। इसके पॉइंट भले मिल जाएं लेकिन ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं वो क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ आपको जो यूपीएससी पूछता है। दोस्तों 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, तो आप कहीं भी ना जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं। आयकर अधिनियम अभी जो है हाल ही में चेंजेज किए गए, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। 1961 का जो आयकर अधिनियम था उसको ख़त्म किया गया। 2025 वाला कानून लाया गया। दोस्तों ख़त्म नहीं किया गया है लेकिन उसी के बेस पर बना करके ये नया कानून लाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ख़त्म नहीं किया गया। जो अच्छे पॉइंट थे उसके वो रखे गए हैं, पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया। क्यों ख़त्म नहीं किया, क्यों ऐसा किया गया? ऐसा करने का एक ही रीज़न है दोस्तों, जो पुराना वाला कानून था उसमें इतना ज़्यादा संशोधन कर दिया गया कि न्यायालय की प्रक्रिया बाधित हो रही थी। कौन सा कानून किस पे लगाया जाए? हम ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से करते थे, उसमें ये सिस्टम था ही नहीं। जब डिजिटल माध्यम से हम पेमेंट करते हैं, ज़्यादातर विदेशी व्यापार करते हैं या कोई भी व्यापार करते हैं, तो हम उसमें डिजिटल माध्यम में जो पेमेंट करते हैं, तो इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं थे। तो दोस्तों ये सब ज़रूरत पड़ रही थी, बहुत सारे संशोधन करने पड़े। संशोधन कर करके हम परेशान हो गए और हम आयकर अधिनियम 1961 को बदल करके आयकर अधिनियम 2025 लेके दोस्तों आए हैं। इससे थ्रू जो है ये क्वेश्चन कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में कथनों पर विचार करना है। नया नियम आयकर अधिनियम 1961 को पूरी तरह से निरस्त कर देगा। इसका उद्देश्य करों को बढ़ाना है। ये बात गलत है दोस्तों, फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, क्योंकि पूरी तरह से इसको ख़त्म नहीं करना है, उसी के बेस पे जो है इसको लाया गया है। अगला देखिए, ये अधिनियम लाफर वक्र के सिद्धांत पर आधारित है जो बताता है कि दरें कम करने पर सरकार के कुल राजस्व बढ़ जाता है। दरें करने पर कुछ सरकार का कुल राजस्व बढ़ जाता है। लाफर यही बताता है कि टैक्स का जो दायरा है वो छोटे से छोटे स्तर के लोगों को भी हम शामिल करें, जिससे जो है टैक्स का दायरा बढ़ जाए और सरकार का राजस्व बढ़ जाए। ये बात सही है। देखिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि नए नियमों में रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पूर्वव्यापी प्रावधानों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है ताकि जो विदेशी निवेशकों का भरोसा जीता जा सके। ये बात सही है दोस्तों कि जो भी पूर्वव्यापी कानून थे उनको समाप्त कर दिया गया है। जो विदेशी निवेशक हैं वो यहाँ पर आएँ, इस बात का इस टैक्स में ध्यान दिया गया है और उनका विश्वास जीता जा सके, जिससे पहले लोग यहाँ निवेश करना नहीं चाहते थे। यह फेसलेस असेसमेंट्स को अब एक वैधानिक दर्जा दिया गया है ताकि भ्रष्टाचार की संभावना कम हो। ये भी बात 100% सही है दोस्तों। तो 2, 3 and 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों 2, 3 and 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं दोस्तों। ये वही क्वेश्चन नहीं है। देखिए डायरेक्ट टू टैक्स जीडीपी रेशियो, इस क्वेश्चन को हम इसलिए बना के लेके आए हैं दोस्तों ताकि आप इसके बारे में भी जान सकें। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है? कहने का मतलब है कि सरकार जो भी जीडीपी है भारत की, उस जीडीपी में कितना टैक्स का हिस्सा आ रहा है, कितना जो है टैक्स का हिस्सा आ रहा है, वो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं कि वृद्धि संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। मतलब जो टैक्स का हिस्सा आ रहा है उसका क्या मतलब है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने जानबूझ के बनाया है। टैक्स जो है
वो बढ़ रहा है जीडीपी रेशियो के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो टैक्स बढ़ेगा तो सरकार की उधार लेने की निर्भरता में कमी आएगी। ये भी बात सही है, सरकार के पास पैसा ज़्यादा आएगा, राजकोषीय घाटे में सुधार आ सकता है, ये भी बात सही है। सार्वजनिक निवेश के लिए अधिक धन की उपलब्धता होगी, ये भी बात सही है। और अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रास्फीति अनियंत्रित होना है, मुद्रास्फीति का नियंत्रित होगी, अनियंत्रित नहीं होगी, ये बात सही है, गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 2 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में क्वेश्चन पे विचार करना है आपको दोस्तों। इससे FCA के हिसाब से आपको बताना है, भारत का जो है FCA का भंडार सबसे बड़ा हिस्सा है क्या? केवल अमेरिकी डॉलर में ही होता है। तो भारत का जो FCA में सबसे बड़ा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा, ये बात सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डॉलर में ही व्यापार किया जाता है भारत में, 80% डॉलर में किया जाता है लगभग। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण की हिस्सेदारी 5 वर्षों में लगातार बढ़ी है, ये भी बात सही है। सोने की हिस्सेदारी लगातार 5 वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ी है। अब देखिएगा सोने का जो है रेट जो है इसीलिए महंगा किया जा रहा है, महंगा हो रहा है। अगला देखिए, स्पेशल ड्रामिंग राइट SDR के संबंध में और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन RTP के संबंध में संबंधित घटनाओं पर विचार करना है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हम इसलिए ही डाल रहे हैं दोस्तों कि यही टॉपिक आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। SDR क्या है? रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। तो SDR कुछ नहीं होता है, एक प्रकार से पत्र होता है कि आप इसके सदस्य हो गए हैं, ठीक है, और इसके सदस्य हैं SDR के रूप में। तो 25% आपको डॉलर में देना पड़ता है या कोई दूसरी मुद्रा में आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है। जो 5 मुद्राएं हैं IMF की, उसमें 25% जो है डॉलर में या किसी अन्य मुद्रा में आपको वहाँ पैसा जमा करना पड़ता है, और अपनी करेंसी में 75% के रूप में जमा करना पड़ता है रिजर्व ट्रेंच में। और जो भी इसका बढ़ा हुआ मूल्य जो 25% से है, ये 25% अगर जो हम निकाल लेते हैं तो हमारी जो है GDP का ये एक प्रकार से हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय RTP क्या होती है? RTP वो रिजर्व ट्रेंच पोजीशन वो होता है जो हिस्सा हम IMF से निकाल लेते हैं, हमको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता है उस हिस्से को। मतलब अगर जो IMF रखता है और कहता है कि ये टैक्स जो टैक्स से ज़्यादा है वो निर्धारित किया जाता है IMF के द्वारा, उसका जो है अलग से हम बता देंगे, वो IMF के द्वारा निर्धारित किया जाता है और उस हिस्से को हम निकाल सकते हैं, उसे ही RTP बोलते हैं, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन बोलते हैं, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। स्पेशल ड्राइविंग राइट और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन IMF से संबंधित घटक हैं जो भारत का भंडार का हिस्सा है, ये बात सही है, ठीक है। जो रिजर्व ट्रेंच पोजीशन है वो भारत का भंडार में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही बात है। विदेशी मुद्रा भंडार होने पर चालू खाता घाटा में स्वतः कमी आती है। अब देखिएगा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो गई तो चालू खाता घाटा है, चालू खाता घाटा जो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो चालू खाता घाटा में स्वतः कमी हो जाती है, ये इनका कहने का मतलब है, अपने आप कमी हो जाती है। अगर जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास आ रहा है तो चालू खाता घाटा कम हो जाता है। चालू खाता घाटा मतलब रुपये का जो लेन देन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, जो वस्तुओं सेवाओं का व्यापार हो रहा है, उस घाटे में कमी आ जाती है। ये बात 100% सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट जो है अपने चालू घाटा को कम करने के लिए मार्केट में देखती है कि डॉलर का मूल्य कम हो गया, तो रुपये की वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो वहाँ से डॉलर खरीद लेती है। जब डॉलर खरीदती है तो पैसा हमारे यहाँ पे आता है, हमारे यहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। तो ये बिल्कुल बात सही नहीं है कि चालू खाता बढ़ जाए। या हो सकता है कि जो हमारा पूंजी खाता घाटा है, तो पूंजी खाता घाटा क्या हो जाए, वो उसमें कमी आ जाए। तो चालू खाता घाटा के कमी आने से हमारे देश की विदेशी मुद्रा भंडार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे केवल सही है, सॉरी 3 सही होंगे, 1 2 3 सही है ना, 1 2 3 सही हैं, तो चौथा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाता है कि सी इज़ द राइट आंसर। 3 सही हैं दोस्तों, मतलब 2 खाते हमारे यहाँ पे चलते हैं, एक पूंजी खाता, एक चालू खाता। अब पूंजी खाता कम हो गया तो चालू खाता गड़बड़ हो गया, तो भी ध्यान रखिएगा। पूंजी खाता कम हुआ, चालू खाता बढ़ा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम ज़्यादा इधर हो सकते हैं। इससे दोनों खाता अगर जो बढ़ते हैं तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में अमेरिकी डॉलर में भारी बिक्री करने का निर्णय लेता है तो अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव हो सकते हैं। यदि जो है रिजर्व बैंक है वो अमेरिकी डॉलर में वृद्धि करने का निर्णय ले ले कि अमेरिकी डॉलर हमारे यहाँ पे बढ़े तो इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन हम ढूंढ के निकाले हैं दोस्तों, ये आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन बाहर स्टैटिक भी इसमें दिख रहा होगा आपको। देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी। अब देखिए, जो हमारे यहाँ का जो RBI है डॉलर की भारी बिक्री करने का निर्णय लेता है। डॉलर हमारे यहाँ से बेचने का निर्णय लेता है, ख़त्म करो डॉलर, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो जब डॉलर हमारे यहाँ से भेजेगा तो डॉलर की कमी आएगी कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी, ये बात सही है। घरेलू रुपये की तरलता कम हो जाएगी। घरेलू रुपये की तरलता क्या हो जाएगी, जो भी घरेलू रुपये में तरलता थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रुपया यहाँ से चला जाएगा। रुपया जो है एक प्रकार से हमारे देश का जो फॉरेक्स है वो कमी हो जाएगी, ये भी बात सही है। रुपये की विनिमय दर में गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी। हाँ, रुपये की जो एक्सचेंज रेट है, डॉलर हम अगर जो भेज के वहाँ पे भेजेंगे तो उनके देश में डॉलर जो है, मार्केट में डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब डॉलर की वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे यहाँ जो रुपया था वो डॉलर की तुलना में, अब जैसे डॉलर हमने अपने आप देश में रोक के रखा था और हम चाहें कि 100 डॉलर थे जो कम हो रहे थे, अगर जो रुपया वहाँ पे कम होने लगा तो चीज़ें महंगी होने लगेंगी। और अगर जो चीज़ें महंगी होने लगेंगी तो भारत उनको खरीदेगा तो महंगा ही खरीदेगा। लेकिन अगर जो भारत ने अपना डॉलर उठा करके मार्केट में डाल दिया तो रुपया का जो कीमत था वो बढ़ जाएगी। हमने अपने डॉलर जो बेचे तो रुपये को कंट्रोल करेंगे। अब रुपये को कंट्रोल हम करेंगे तो वहाँ पे तरलता जो होगी बढ़ जाएगी। वहाँ पे जो मतलब पैसा होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अब पैसा उन लोगों के पास बढ़ेगा तो बात ये होगी कि वो लोग खूब खरीदेंगे सामान, तो सामान खरीदेंगे तो डॉलर ज़्यादा होगा। तो अब जब डॉलर की अधिकता ज़्यादा होगी तो हमारे यहाँ का जो रुपया होगा वो महंगा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज रेट जो होगी हमारी वो बढ़ जाएगी। ये बात सही है, रोकने में मदद मिलेगी, ये ध्यान रखिए। भारत का निर्यात रातों रात सस्ता हो जाएगा। भारत का निर्यात तो महंगा हो जाएगा दोस्तों। अगर जो डॉलर ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। आपके पास पैसा होगा तभी तो कुछ चीज़ खरीदोगे, तो फिर निर्यात रातों रात सस्ता नहीं होगा, निर्यात महंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 1, 2, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त के संबंध में ये जो है कथनों पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय जो है पैसे के बारे में आपको विचार करना है। क्या करना है, चालू खाता घाटा में कमी होने पर जो है सीधे देश की विदेशी मुद्रा भंडार अनिवार्य रूप से बढ़ेगा। अगर जो चालू खाता में घाटे में कमी हो जाए, चालू खाते घाटे में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो विदेशी भंडार अनिवार्य रूप से बढ़ेगा। अनिवार्य रूप से बढ़ेगा, ये बात तो सही नहीं है। अगर जो चालू खाता घाटा कम हो तो पूंजी खाता घाटा बढ़ जाए, बढ़ जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार में उसका अनिवार्य रूप से बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, अनिवार्य रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ बढ़ सकता है, ये बात सही है। तो पहला गलत हो जाता है इसलिए। अगला देखिए, SDR का मूल्य केवल उन मुद्राओं द्वारा निर्धारित किया जाता है जिन्हें IMF फ्रीली यूजेबल घोषित किया है। तो SDR का मूल्य उन मुद्राओं के द्वारा निर्धारित किया जाए, फ्रीली यूजेबल घोषित किया है, ये बात सही है, ठीक है। वो उन्हीं के पास रहती है। 5 मुद्राएं हैं, उनके बारे में हम बता सकते हैं। डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, और जापानी का युआन हो गया, और एक और है जो ब्रिटेन का है प्रकार से पाउंड स्टर्लिंग, वो क्या बोलते पाउंड स्टर्लिंग, मतलब ब्रिटिश का जो है मुद्रा है वो वाली वहाँ की है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन किसी देश के IMF को दिए गए कोटे का वह हिस्सा है जिसका उपयोग केवल भुगतान संतुलन के समय, बैलेंस पेमेंट के समय कर सकता है। तो ये तो कभी भी कर सकता है, बैलेंस पेमेंट के संकट के समय भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। तो ये बात तो सही है, कर सकता है, यहाँ पे लिखा है, करता है लिखा होता तो ये गलत हो सकता था,
क्योंकि वो जब मर्जी चाहे तब वो रिजर्व ट्रेंड पोजीशन को पैसा जो भी बचता है रिजर्व ट्रेंड पोजीशन का उसको जब मर्जी चाहे तब वो खर्चा कर सकता है। तो 2 और 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 और 3 इज़ द राइट आंसर, इसका सही होगा। ये सॉरी यहाँ केवल लिखा हुआ है, एक बात ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे कटता है, यहाँ केवल लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जब केवल का ऑप्शन यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, केवल यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी वजह से तीसरा गलत होगा। दोस्तों केवल नहीं करता है उपयोग, केवल बैलेंस पेमेंट के समय उसका वो यूज वो कभी भी कर सकता है, इस बात को हमने बताया, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो ये 2 वाला है ये सही होगा, 2 और 3 वाला नहीं सही होगा, ध्यान रखिएगा, वो गलत हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। जो आइटम्स हैं पूंजी खाता का कैपिटल अकाउंट है। अभी आपके मन में आ रहा होगा सर ये पूंजी खाता क्या है। पूंजी खाता वो होता है जैसे हमारे यहाँ पे विदेशी कंपनियाँ जो भी निवेश करती हैं या विदेशी आदमी आप पैसा लेकर आते हैं जो निवेश करते हैं, जो लंबे समय के लिए निवेश कर देते हैं। ठीक है, अब कोई व्यापार करते हैं तो तुरंत पैसा इधर उधर हो जाता है, लेकिन अगर जो हमारे यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाएगा आएगा तो वो पूंजी खाता में जुड़ेगा। यही चीज़ पूंजी खाता और चालू खाता मतलब होता है। पूंजी खाते में वो चीज़ें जुड़ती हैं जो यहीं पर लंबे समय तक के लिए निवेश की जाती हैं वगैरह वगैरह, लंबे समय तक पैसा लगाया जाता है, तो वो सब पूंजी खाते में आता है। चालू खाते में जैसे बाहर से कोई रुपया भेज देता है, रेमिटेंस वगैरह आ गया, ये सब जो है पूंजी खाता में नहीं चालू खाते में आते हैं। पूंजी खाते में वो चीज़ें आती हैं जो हमेशा, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। दोस्तों विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा घर में पैसा अगर जो भेजा जा रहा है तो वो चालू खाते में आएगा, वो रेमिटेंस है, क्योंकि वो पैसा अभी उनको फिर से चाहिए रहेगा, वो कभी भी इधर उधर हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे निवेश कर गया, आपने अपनी फैक्ट्री लगाई, पैसा लेकर आया लगाई, ऐसा तो नहीं है रातों रात अपनी फैक्ट्री लेकर के यहाँ से निकल जाओगे, तो निकल नहीं जाओगे, वो आपकी पूंजी है। ठीक है, वो आपकी पूंजी है और देश की वो पूंजी में जुड़ेगी और वही जो है पैसा क्या होगा, बोला जाता है पूंजी खाता। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, FDI है, ये तो सही बात है। विदेशी वाणिज्यिक उधार एक्सटर्नल कमर्शियल बैरोइंग, तो ये भी बात जो भी है वो दोस्तों सही है कि हम विदेश से अगर जो उधार लेकर आ रहे हैं तो उस पैसे को हम किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम पैसा लेकर आ रहे हैं और अगर हमें पैसा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए विदेशी वाणिज्यिक उधार जो होते हैं वो हमारे पूंजी खाता में जुड़ते हैं, चालू खाता में जुड़ते नहीं हैं। विदेश से जो पैसा हम उधार लेके आए हैं, जैसे बैंक से उधार लेके आए, तो वो हमारे चालू खाता में नहीं आता है, पूंजी खाता में आता है। चालू खाता मतलब इधर गया उधर गया, वो वाला होता है। सॉफ्टवेयर सेवाएं, जो सॉफ्टवेयर वाली सेवाएं, वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार जो भी होगा, वो चीज़ें जो हैं वो चालू खाता में आती हैं, पूंजी खाता में नहीं आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय IMF से लिया गया ऋण, IMF से लिया गया या विश्व बैंक से लिया गया ऋण जो होता है वो सब क्या आता है, पूंजी खाता में आता है। तो 2, 3 और 5 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं दिख जाए 2, 3 और 5, बी नंबर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों यही इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा। विदेशों में काम कर रहे लोगों के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वो कैपिटल अकाउंट में आता है, वो पूंजी खाते में आता है। ये दोस्तों गलत बात है, पूंजी खाते में नहीं आता, ये वही क्वेश्चन, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष SDR के संदर्भ में आपको विचार करना है, SDR के संदर्भ में आपको विचार करना है। SDR ना तो मुद्रा है और ना ही IMF में दावा किया जा सकता है, बल्कि यह स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप से योग्य मुद्राओं के संभावित दावा है। ये बात सही है, इसका जो है आप दावा भी नहीं कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी सदस्य देश को जो अपनी घरेलू मुद्रा को संभालने के लिए SDR का उपयोग हेतु IMF से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। अपनी घरेलू मुद्रा का अगर जो वो बचाना चाहता है तो IMF से इसकी अनुमति लेने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है, जब मर्जी चाहे तब अपना पैसा निकाल सकते हो, तो ध्यान रखिएगा। SDR के बास्केट में शामिल मुद्राओं का निर्माण केवल व्यापारिक मूल्यों के आधार पर किया जाता है, तो ये बात भी गलत हो जाती है। व्यापारिक मूल्यों, बास्केट में शामिल मुद्राओं का निर्धारण केवल उनके व्यापारिक मूल्य के आधार पर नहीं किया जाता है कि व्यापार क्या चल रहा है उस आधार पे जो है मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, 2, 1 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट A इज़ द राइट आंसर, एक ही सही होगा, बाकी दोनों
गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं, जल्दी से आइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी SDR जो है विदेश आहरण अधिकार के संदर्भ में विचार करना। SDR ना तो एक मुद्रा है और ना ही IMF में इसका दावा किया जा सकता है। इसका कोई एक प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया था। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटा और रिजर्व टेंच से संबंधित क्वेश्चन पे विचार करिए विचार। IMF किसी देश का कोटा उसके GDP के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो GDP के ही आधार पर ये चीज़ निर्धारित नहीं की जाती है, यहाँ केवल और बात दे रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है दोस्तों। GDP के आधार पे होता है, लेकिन केवल GDP के आधार पर रही, और 3 और मानदंड हैं, रिजर्व वगैरह वगैरह 3 और मानदंड हैं, वेरिएबिलिटी, और इस हिसाब से 3 और मानदंड हैं जिसके हिसाब से इसका जो है किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन पहला गलत हो जाता है। रिजर्व टेंच का वह हिस्सा जिसे सदस्य देश अपनी मुद्रा में भुगतान कराता है, अपनी मुद्रा में ही केवल भुगतान कराता है। रिजर्व ट्रेंच वह हिस्सा है जिसे सदस्य देश अपनी घरेलू मुद्रा में भुगतान कराता है। ये बात, जिसे सदस्य देश जो है अपनी घरेलू मुद्रा में भुगतान करता है, ये बात गलत है। वो IMF के घरेलू मुद्रा में भुगतान करेगा। रिजर्व ट्रेंच वो हिस्सा होता है, जनरली 25% होता है, ठीक है, और 25% जो है विदेशी रुपया के रूप में ये चीज़ें होती हैं, जो उसमें 5 मुद्राएं होती हैं, उसी में भुगतान करना रहता है, और इसी को ही रिजर्व ट्रेंच बोला जाता है। और यही पैसा आप निकाल सकते हैं जब भी संकट पड़े, जब ज़रूरत हो तब निकाल सकते हैं। IMF इस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं कर सकता, लेकिन जो अपने 75% घरेलू मुद्रा में दावा करते हैं उसे आप नहीं निकालने की, अगर जो आप इसके सदस्य हैं तो फिर उसे आप नहीं निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत का जो IMF में कोटा बढ़ाने पर वेटिंग पावर, मतदान की शक्ति और SDR दोनों आवंटन में वृद्धि होती है, ये बात सही है। अगर जो IMF का कोटा बढ़ गया तो जो वेटिंग पावर है, वोटिंग पावर है, यहाँ वेटिंग नहीं है, वोटिंग पावर है, मतलब वोट देने का अधिकार आपका अधिक हो जाता है, और SDR के आवंटन में वृद्धि होती है। SDR के आवंटन में भी दोनों में वृद्धि होती है, ये बात सही है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, 3 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मैंने अपनी ज़िंदगी का सवाल बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी का सवाल है दोस्तों। मैंने ये वीडियो बनाया, आप चेक करके देख लेना, क्वेश्चन बनेगा तो इनके बाहर नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी मैं बना रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट हैं, अगर जो बच्चा इसको पढ़ता है तो वो ध्यान रखिएगा, UPSC बिल्कुल क्वालिफाई करके ही छोड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो बच्चा हमारे वीडियो को नहीं देख रहा है वो आने वाले समय में पछताएगा, बहुत तगड़े से पछताएगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अगर जो हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसको जो है सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कीजिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें सुधार होने चाहिए। वो सारी चीज़ें हम अवेलेबल कराने का प्रयास